सुप्रभात। मेरा नाम लक्ष्मण ठाक है। मैं आरके मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड पाली राजस्थान से आपके लिए विशेष संस्कृत की कक्षाएं लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत जब प्रारंभिक कक्षा में बच्चा 6 क्लास से लगा करके 8th क्लास तक जो उसका बेसिक और जो जनरल सामान्य जो ज्ञान होता है उसके बारे में हम आज के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा चर्चा का प्रमुख विषय है जो पहला उसका अध्याय है। जैसे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसके अनुक्रमणिका में जो सबसे पहला विचार आता है उस टॉपिक का नाम है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं आप सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ इसको कृपया ध्यान से और धीरे धीरे आप आराम से देखिए, बार बार देखिए, आपको पूरी वर्णमाला और उनकी श्रृंखला के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम अगेन आरके मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड। हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ण परिचय। वर्ण का मतलब होता है लेटर। हम किसी भी अक्षर के बारे में जानेंगे तब जाकर के हम उस भाषा और उसके लिखित रूप, मौखिक रूप और उनकी सारी बातों को जान पाएंगे। तो वर्ण परिचय के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक माहेश्वर सूत्रों की एक श्रृंखला बनाई है। माहेश्वर सूत्र क्या होता है? ऐसा माना जाता है वैदिक काल में पाणिनि द्वारा भगवान शिव की तपस्या करके एक प्रारूप जो व्याकरण का, संस्कृत का जो बनाया गया फॉर्मेट या उनको आशीर्वाद स्वरूप जो प्रदान किए गए सारे वर्ण, उनको माहेश्वर सूत्र कहा गया है। तो पाणिनि द्वारा जो भगवान शिव ने माहेश्वर सूत्र दिए हैं, 14 प्रकार के जो माहेश्वर सूत्र थे, उसी के आधार पर पूरी संस्कृत ग्रामर या व्याकरण की रचना की गई। तो वर्ण विचारों में प्रारंभ के जो 4 माहेश्वर सूत्र हैं, प्रारंभ के ऐ उण ऋ लिक एंग एवं गच्छ, तो ये जो प्रारंभिक जो 4 सूत्र दे रखे हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं इसमें, जैसे ये प्रारंभिक जो 4 सूत्र दे रखे हैं इनको बोलते हैं अच। अच का मतलब स्वर और हल का मतलब होता है व्यंजन। 5 से लगा करके जो 14 तक, यानी जो अप्रोक्सीमेट 9 बचे हुए, 10 बचे हुए, 5 से लगाकर 14 तक, ये कहलाते हैं हल। हल का मतलब व्यंजन। और प्रारंभ के स्टार्टिंग में जो 4 सूत्र है ये है अच, यानी स्वर की व्याख्या करते हैं। है वरट लण रेम जम गढ़, ये पूरी जो श्रृंखला दे रखी है शर हल तक 14, ये हल तक आपका है। तो ये माहेश्वर सूत्रों की है प्रारंभिक। इतना आपको जोर देने की जरूरत नहीं है कि इनको कैसे याद किया जाए, कुछ नहीं है। ये प्रारंभिक जो आप देख लो, नोटिस करना आप लोग, अ ई उ, ये 3 स्वर हो गए, री री, ये 2 और हो गए, ए ओ। पीछे का जो दे रखा है ये बॉन्ड का काम कर रहा है, बंद का काम कर रहा है, एओ एउच, तो ये वाला हो गया। तो ये आपके स्टार्टिंग में देख ले आप, ये स्वर हो गए। बाकी की आप जितने भी देख रहे हो ये सारे व्यंजन में आते हैं, ठीक है। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे देखते रहना आप लोग। अब वर्ण विचार, यहां से अपन शुरू कर रहे हैं। वर्ण विचार देखिए, वर्ण की पहले परिभाषा दे रखी है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का मतलब लेटर। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बहुत सारे लेटर है तो वो पूरी वर्णमाला बन जाती है। अब वर्ण के भेद, वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण जिनको हम स्वर और व्यंजन, 2 अलग अलग भागों में हमने इनको बांटा गया है। अब बात करते हैं स्वर की। तो स्वर का यह दे रखा है, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जिनका मात्रिक समय बोलने का वो कम लगे, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिनमें हम मात्रा का प्रयोग नहीं करते और जिनमें मात्राओं का स्वर का प्रयोग करते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा आप करेक्शन करना, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर एक दे रखा है कि संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। तो काफ़ी हमारे जो बच्चे हैं या अलग अलग स्कूलों के माध्यम से पढ़ रहे, अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से, तो हो सकता है वो आपको बताए कि यहाँ पर संस्कृत के अकॉर्डिंग, संस्कृत के व्याकरण के भाषा के हिसाब से यहाँ पर स्वरों की श्रृंखला केवल 9 ही होती है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा चेंज करके यहाँ पर मैं 9 लिख रहा हूँ। सर 9 कैसे हो गए? तो आप नीचे एक श्रृंखला में देखना, यहाँ पर 13 दे रखे, तो कुछ में यहाँ पर स्वर वर्णों को काट रहा हूँ। कौन सा? अ के बाद में आ दे रखा है तो ये इसका दीर्घतम रूप है, ठीक है ना।
इसको दीर्घ स्वर बोल रहे हैं। ये ऋश्व आ गया, तो मैं जिनको सर्कल कर रहा हूं वो उनके एक्चुअल फॉर्मेट में वही दे रखे स्वर। अ के बाद में ई, फिर इसका दीर्घ रूप आ गया ई, ऊ के बाद में ऊ, तो ये इसका दीर्घतम रूप आ गया। नेक्स्ट वाला री, ये इसका दीर्घतम रूप आ गया। बस अब इनके अलावा अब इनकी टोटल काउंटिंग कीजिए आप। अ ई ऊ री, ये वाला री ए आई ओ औ, तो इन टोटल इनकी श्रृंखला, इनका वर्णमाला, इनकी जो काउंटिंग आती है वो टोटल 9 हो गई। तो यहाँ पर 13 क्यों लिखे गए? हिंदी के अकॉर्डिंग हम इनका दीर्घतम रूप एक को दूसरे भागों में बांटते हैं। प्रारंभ के जो 4 जो मैंने अच वाले बताए, तो उनके अकॉर्डिंग ये 13 श्रृंखला होती है, लेकिन वास्तविक पाणिनि संस्कृत के अकॉर्डिंग अच यानी स्वरों की संख्या 9 ही मानी जाती है। अब स्वरों का अलग अलग वर्गीकरण दे रखा है कि इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? मैंने अभी बोला था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और एक और नाम आता है, उसका नाम आता है प्लुत स्वर। तो अगली जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम प्लुत स्वर और इनके सब के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। अब यहां करते हैं, स्वर के भेद दे रखे हैं। ह्रस्व स्वर मात्रिक काल समय कम लगे, दीर्घ स्वर बोलने के उच्चारण में समय अधिक लगे। है तो स्वर ही, लेकिन थोड़ा 2 मात्रा कालिक समय अधिक लगता है। जैसे एक तो बोला अ और एक बोला आ, तो आ बोलने में थोड़ा समय अलग लगा। प्लुत स्वर वैदिक काल में मंत्र इत्यादि उच्चारण के फलस्वरूप जो स्वरों का प्रयोग किया जाता था, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बताते ओम, ऐसे उच्चारण ध्वनियाँ, तो वो भी प्लुत स्वर में ही गिनी जाती है। तो आजकल इनका प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। ह्रस्व और दीर्घ आपको बता देते हैं। अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, वो भी नहीं बताया भाई, बताया आपको, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा का मतलब होता है बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि बोलने में ज्यादा समय नहीं लगे। अ इ उ री री। फिर दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का अथवा अर्थात ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे। दुगुना का मतलब ऐसा नहीं कि बोलने में ज्यादा समय लगे, बस हल्का सा एक आंशिक परिवर्तन होता है समय का, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बोला आ ई उ री ए आई ओ आओ, अब बोलने में थोड़ा इनको समय अधिक लगा। अब बात करते हैं आगे उसी के अंदर प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे। 2 मात्राओं का मतलब होता है अब आ बोलने में और ओम बोलने में। अब देखना, ओम उच्चारण करते हैं तो आपको मैंने बताया कि इनका जो वैदिक काल में ही प्रयोग किया जाता था प्लुत स्वर का। ओम का उच्चारण करते समय ओ को लंबा खींचा जाता है, तो ये हो गया आपका प्लुत स्वर। अब इसके आगे क्रम में बढ़ाते हैं, स्वर के भेद में ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया और प्लुत स्वर हो गया। अब आगे चलता है सेकंड नंबर, स्वर के बाद में आता है, इनकी श्रृंखला में आता है व्यंजन। व्यंजन का मतलब संस्कृत भाषा में इसको हल भी बोलते हैं, जो कि मैंने प्रारंभ में आपको माहेश्वर सूत्र के हिसाब के आपको बताया था। व्यंजन, इसका मैं एक नाम लिख देता हूं। व्यंजन को हम हल भी बोलते हैं। व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? हल। ठीक है, हल व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन के नीचे दाहिनी और तिरछी रेखा, जैसे आपने देखा होगा शब्द के अंतिम जो वर्ण होता है उसमें ऐसा एक तिरछा लाइन दे रखा, इसको अपन हलंत बोलते हैं, लगा दी जाती है, उसे हलंत कहते हैं। इसलिए व्यंजनों को हल भी कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। अब 33 कैसे होते हैं? इनमें कुछ अंतस्थ वर्ण भी आते हैं, कुछ संयुक्त वर्ण भी आते हैं, वो मिलाकर के हम इनका 33 पूरा ऊष्मीय वर्ण भी इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर एक पूरी श्रृंखला दे रखी है। स्पर्श व्यंजन, जिसका दूसरा नाम उदित वर्ण भी कहलाता है। स्पर्श व्यंजन को हम उदित वर्ण भी कह सकते हैं, उदित वर्णा। अब इनकी संख्या 25 होती है। कु चु टू तु प, ये इनके वर्ग होते हैं। क वर्ग श्रृंखला में इनके 5 दे रखे हैं। फिर उसी प्रकार हम च वर्ग की ओर बढ़ते आगे, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये सामान्य इंट्रोडक्शन हम शुरुआत में बच्चा जब छोटी क्लास में होता है तो हिंदी में भी उनको यही एक वर्णमाला के रूप में बताया जाता है, जो कि हमारा प्रारंभिक स्टेज चल रहा है। संस्कृत में भी हम प्रारंभिक वर्ण से ही शुरू कर रहे हैं, इसलिए ये दे रखा है। अगला आता है अंतस्थ वर्ण।
अंतस्थ वर्ण को 4 भागों में बांटा गया, य। अब यहाँ पर जो क्रम दे रखा है ये थोड़ा आपको मैं चेंज करके बता देता हूँ। य के बाद में हमारी संस्कृत भाषा के अकॉर्डिंग आता है व, ठीक है। व के बाद में आता है र और उसके बाद में आता है ल, ठीक है। ये क्रम भी ठीक है, लेकिन जब हम संधि संहिता आदि योग करते हैं तो उसके क्रम में ये क्रम आता है। फिर आता है ऊष्म वर्ण, बोलने में ऊष्मा का संचारण प्रसारण निकले बाहर। ऊष्म वर्ण में भी श, क्ष, स और ह ये अपने हो गए ऊष्म वर्ण। फिर आयोग वा वे ध्वनियाँ जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, स्वराशित होते हैं, स्वर पर डिपेंड होते हैं ये आयोग वा। जैसे इनके भी 2 भेद आते हैं, अनुस्वार, ठीक है ना, विसर्ग इत्यादि। अगले हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।